अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज के इंटरव्यू नंबर 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज फ्लैट प्लेट एंड फ्लैट स्लैब। ये बड़ा हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, फ्लैट प्लेट क्या होती है और फ्लैट स्लैब क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखें, अगर हम कोई आरसीसी की स्लैब बनाते हैं, ये हमने आरसीसी की स्लैब बनाई, ठीक है, छत डाला, ठीक है, इस छत के लोड को हम डायरेक्ट जो है वो कॉलम पे हमने जो है वो कॉलम के ऊपर डायरेक्ट ये स्लैब रख दी। उसके लिए हमने स्लैब के नीचे कोई बीम वगैरह प्रोवाइड नहीं किए। ठीक है, तो मतलब बीम प्रोवाइड नहीं किए, डायरेक्ट हमने स्लैब का लोड डायरेक्ट हमने ट्रांसफर कर दिया कॉलम के ऊपर, और कॉलम जो है वो उसको फिर आगे फाउंडेशन में लोड को ले जाएगा। तो ऐसी स्लैब जो जिसका वेट डायरेक्ट जो है वो कॉलम पे जो है वो ट्रांसफर हो रहा हो और बीम वगैरह कंस्ट्रक्ट ना किया गया हो, तो ऐसी स्लैब को हम फ्लैट प्लेट बोलते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो है फ्लैट प्लेट, इट इज यूजुअली सपोर्टेड डायरेक्टली बाय कॉलम और दी वॉल विदाउट बीम। हम बीम के ऊपर या कॉलम के ऊपर डायरेक्टली स्लैब बना देते हैं, लेकिन हम बीम प्रोवाइड नहीं करते। इसको हम बोलते हैं जी फ्लैट प्लेट। नेक्स्ट है जी फ्लैट स्लैब। क्या होता है फ्लैट स्लैब? भी वही है कि एक हमने स्लैब बनाई, उस स्लैब को हमने डायरेक्टली विदाउट बीम जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर जी, कॉलम्स के ऊपर। इस कॉलम्स के ऊपर हमने डायरेक्टली स्लैब को जो है वो स्लैब को जो कंस्ट्रक्ट कर दिया नीचे डायरेक्टली विदाउट बीम, इसमें भी बीम नहीं होंगे। तो इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, फ्लैट प्लेट में और फ्लैट स्लैब में? बिल्कुल। अब हमने जो ऊपर स्लैब कंस्ट्रक्ट की है, स्लैब के नीचे जो बीम वगैरह होंगे, बीम बीम जो है बीम डायरेक्ट जो है वो कॉलम पे नहीं आएगा, बल्कि इसके नीचे जो है, अगर हम बात करें इस स्लैब की और स्लैब के नीचे, ये कॉलम है, कॉलम और स्लैब के नीचे ना, यानी स्लैब से नीचे हम इस तरह का एक यानी कि इस जगह की थिकनेस स्लैब की बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब ये थिकनेस हमारी पहले ये थी, और इस स्पेसिफिक पोर्शन जिस पे हमने कॉलम डालना है उसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। इसको हम बोलते हैं जी ड्रॉप पैनल। ठीक है, लेकिन हमने बीम कंस्ट्रक्ट नहीं किया, ये स्लैब है, स्लैब के नीचे हमने कॉलम लगा दिया, कॉलम जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कॉलम के टॉप पॉइंट पे हमने क्या बना दिया, ये हमने बना दिया ड्रॉप पैनल। ठीक है, यहाँ ड्रॉप पैनल के अलावा हम इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह का, जिस तरह अगर हमारे पास है ना, यानी कि इस तरह ऊपर हमारे पास स्लैब है, तो स्लैब के नीचे हम कोई भी जो है इसको कोई डिज़ाइन दे सकते हैं या इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऊपर स्लैब का लोड जो है वो इस कॉलम के ऊपर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे, ये इसको बोलते हैं बोलेंगे कॉलम कैपिटल। ठीक है, तो ये फ्लैट स्लैब में क्या होगा, फ्लैट स्लैब में ये होगा कि स्लैब का लोड डायरेक्टली कॉलम पे आएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन हमने या तो कॉलम कैपिटल यूज किया या हमने ड्रॉप पैनल यूज किया। हम ये दो नीचे जो है प्रोवाइड कर देंगे, ड्रॉप पैनल या कॉलम कैपिटल। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने से क्या होगा जी, ये लोड जो है वो आसानी के साथ अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा कॉलम के साथ। ये वैसे प्रोवाइड करते क्यों हैं, प्रोवाइड इसलिए करते हैं, बिलफर्ज ये हमारे पास स्लैब है, तो स्लैब के नीचे अगर डायरेक्ट हमने कॉलम दिया होगा ना, तो ज़्यादा लोड लगने की वजह से ये मुमकिन है कि कॉलम इधर से निकल जाए, बाहर निकल जाए। ठीक है, लोड ऊपर ज़्यादा लगा, ज़्यादा लोड लगने की वजह से इधर से स्लैब, इस स्पेसिफिक पोर्शन से स्लैब फट जाए और कॉलम बाहर निकल जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं जी पिचिंग, पिचिंग फेलियर। ठीक है, यानी कि शीयर फेलियर आप कह लें, पिचिंग शीयर कह लें। ठीक है, और ये फनामना सिर्फ छत पे नहीं, ये हमारी फाउंडेशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये फाउंडेशन है हमारी, ये ज़मीन एन एन अपना एनएसएल है, तो एनएसएल के नीचे हमने इधर कोई उसकी बेस तैयार की होगी जिसके ऊपर हमने खड़ा किया, कोई नीचे फुटिंग की होगी, तो फुटिंग का साइज भी हम इतना रखते हैं कि ये जो है फुटिंग्स को भी ऐसे शीयर, पिचिंग शीयर करके तो ज़मीन के नीचे ना चला जाए। ठीक है, तो ऐसे कॉलम जो है वो क्रॉस
क्रॉस करके यानी कि उस स्लैब को फाड़ के अगर बाहर निकल जाएगा या फुटिंग को फाड़ के नीचे चले जाएगा, इसको हम पिचिंग शियर बोलते हैं। तो ये पिचिंग शियर से बचने के लिए स्लैब के नीचे जो हमने कॉलम प्रोवाइड किया है, कॉलम के साथ हम या तो इधर ऐसे कॉलम कैपिटल लगा देते हैं या फिर ऐसे ड्रॉप पैनल लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जी, इंटरव्यूअर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जी, ये अगर फ्लैट स्लैब और फ्लैट प्लेट में डिफरेंस पूछा, आपने बताया जिन ड्रॉप पैनल और कॉलम कैपिटल हम प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये ड्रॉप पैनल क्या चीज़ है और कॉलम कैपिटल क्या चीज़ है। ठीक है, तो ड्रॉप पैनल मैं आपको बता चुका हूँ क्या है जी। जी, ड्रॉप पैनल इज द थिकेंड सेक्शन ऑफ ए फ्लैट स्लैब लोकेटेड डायरेक्टली अबव द कॉलम, यानी कि कॉलम है, कॉलम के ऊपर डायरेक्टली हम ये प्रोवाइड कर देते हैं अगर ये हमारे पास स्लैब है तो। ठीक है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं? टू इनहांस स्लैब डेप्थ, डेप्थ उसकी स्लैब की जो है इनहांस होगी, एंड इनहांस शीयर स्ट्रेंथ ऑफ प्रिवेंट पिचिंग शीयर, यानी कि शीयर स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी, किसको प्रिवेंट करने के लिए? पिचिंग शीयर को प्रिवेंट करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट है जी कॉलम कैपिटल। कॉलम कैपिटल क्या होता है? ये भी वही चीज होती है जी। कॉलम कैपिटल इज अ थिकेंड पोर्शन एट द टॉप ऑफ द कॉलम। ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर हम ये थिकेंड पोर्शन होगा, इसको हम कॉलम कैपिटल बोलते हैं। इसके ऊपर फिर ये स्लैब होगी। ठीक है, ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? ये एडिशनल सपोर्ट होती है लोड को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये यूज होता है, और रिड्यूस स्ट्रेसेस कंट्रीब्यूशन एंड इम्प्रूव स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर्स को की स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, पिचिंग शेयर को प्रिवेंट करने के लिए, ये वही सेम पर्पज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जी, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया अपनी ग्रेजुएशन में, या आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो भैया, तो प्रोजेक्ट आपका क्या है जी? व्हाट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट आपका जो भी होगा, आपने उसी रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट है जी इफेक्ट्स ऑफ फ्लाई ऐश इन सीमेंट कंक्रीट, कि फ्लाई ऐश के सीमेंट कंक्रीट में क्या इफेक्ट्स हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंटरव्यूअर पूछेगा कि इसमें आपने ये जो प्रोजेक्ट था इसमें आपने क्या अचीव किया, आपके इसके रिजल्ट्स वगैरह क्या आपको मिले? सर, रिजल्ट हमें ये मिले कि जब हमारा प्रोजेक्ट ही फ्लाई ऐश का है, इफेक्ट्स ऑफ फ्लाई ऐश सीमेंट कंक्रीट, तो हमने ये चेक किया कि सीमेंट में अगर हम फ्लाई ऐश यूज करते हैं तो उससे हमें क्या जो है वो अचीवमेंट्स हो सकती हैं। नंबर एक, रिडक्शन इन सीमेंट कंक्रीट कंटेंट्स, का मतलब अगर हम सीमेंट बनाते हैं तो सीमेंट में अगर हम किसी एक मतलब स्पेसिफिक लिमिट तक अगर फ्लाई ऐश को यूज करते हैं तो इसके यूज करने से सीमेंट कम यूज होगा और हम वही रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो फ्लाई ऐश का एक फायदा ये हुआ कि फ्लाई ऐश कम यूज होने से बल्कि फ्लाई ऐश के यूज होने से सीमेंट कम यूज हुआ, मतलब सीमेंट की हमें जो है वो बचत होगी, और ये फ्लाई ऐश करने से हमें जो कंक्रीट है वो इकोनॉमिकली पड़ी। आगे है जी इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल, हमने अगर यूज किया, अगर हमें 3000 psi चाहिए, तो जितना हम सीमेंट यूज करते हैं उससे कम सीमेंट में अगर हमने वो 3000 अचीव कर ली, तो इट्स मीन कि हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज यानी कि अचीव कर ली, मैक्सिमम अचीव कर ली। इनहांस वर्कबिलिटी, यस, क्योंकि फ्लाई ऐश जो है वो एक फाइन पार्टिकल्स होता है, और फाइन पार्टिकल्स को हम जब यूज करते हैं कंक्रीट में, तो उससे क्या होता है, उससे उसकी वर्कबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वर्कबिलिटी इंक्रीज होने से हम आसानी से काम कर सकते हैं, उसकी कंपेक्शन कर सकते हैं, और जो है उसकी कंपेक्शन और उसके अंदर जो वाइड्स हैं वो कम से कम होंगे, मतलब कि वर्कबिलिटी को इन्हांस्ड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी, तो डेफिनेटली अगर आपकी वर्कबिलिटी इंक्रीज हुई, वर्कबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, पानी की वजह से इंक्रीज नहीं हुई, फाइन पार्टिकल्स यूज करने की वजह से वर्कबिलिटी इंक्रीज हुई। अगर हम ज्यादा पानी डाल के वर्कबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, जबकि अगर कोई हम कोई एडमिक्सचर्स जो है प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह यूज करते हैं, या फ्लाई ऐश वगैरह यूज करते हैं, तो फ्लाई ऐश यूज करने से वर्कबिलिटी इंक्रीज हुई। इस वर्कबिलिटी इंक्रीज होने से हमने जो कंक्रीटिंग की उसमें वाइड्स भी कम से कम होंगे, वाइड्स कम से कम होंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा अचीव होगी तो वो इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी उसकी होगी, मतलब ड्यूरेबिलिटी को भी हम इनहांस कर लेंगे। ठीक है, आगे है जी सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स। बिल्कुल बेनिफिट्स तो इसके हैं।
क्योंकि अगर हम कंक्रीट में फ्लाई ऐश वगैरह यूज करेंगे तो ये कंक्रीट जो होगी मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंक्रीट होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे जी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है जी, अच्छा मुझे बताएं कि आपने ये अचीवमेंट्स कर ली, ये रिजल्ट उसके आगे, ठीक है, आप मुझे बताएं कि ड्यूरिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने कौन कौन से टेस्ट किए, कौन से टेस्ट आपने परफॉर्म किए। तो कंक्रीट रिलेटेड यार जितने भी आपको टेस्ट याद होंगे ना, आपने वो बता देने हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें जी सर जी हमने वर्कबिलिटी फाइंड की, वर्कबिलिटी टेस्ट किया जिसको हम स्लम टेस्ट के जरिए या फिर हम उसको कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के जरिए, किसी के भी जरिए, उसके बाद हमने उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो उसका टेस्ट किया, ये हमने क्यूब से किया, ये हमने सिलेंडर से किया, उसका हमने 7 डेज 14 डेज और 28 डेज पे रिजल्ट हमने लिए। फिर उसके बाद हमने इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट भी किया, उसके लिए हमने एक अलग से उसका स्पेसिमेन बनाया, बीम बनाया, उसका साइज आप बता सकते हैं सर 100 500 साइज का बनाया। फिर हमने 150 150 700 वाला भी हमने बीम बनाया, उसके रिजल्ट वगैरह हमने चेक किए। फिर आप बता सकते हैं सर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, डेंसिटी टेस्ट, ठीक है, या फिर हमने वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमने किए। इसके अलावा भी कंक्रीट के जितने टेस्ट आपको याद होंगे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है जी ग्राफ बनाए जी, कौन सा ग्राफ, मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट के दरमियान कौन सा ग्राफ होगा। ग्राफ होगा जी आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे आपकी डेंसिटी होगी, ये डेंसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे आपका होगा जी मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये हो गया मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट मेरा अगर इतना है तो वैल्यू इतनी होगी, अगर इतना है तो वैल्यू इतनी होगी। मतलब जैसे जैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता गया मेरी डेंसिटी बढ़ती गई। ठीक है, लेकिन एक खास हद तक बढ़ी, यानी कि इधर तक बढ़ी। ठीक है, इसके बाद फिर डेंसिटी कम होना शुरू होगी। मतलब ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट है, बिलफर्ज ये मॉइस्चर कंटेंट मेरे पास 18 है, 15 है, तो 15% मॉइस्चर कंटेंट पे मैंने मैक्सिमम डेंसिटी जो है इधर अचीव कर ली। मैक्सिमम डेंसिटी इस पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम डेंसिटी आ गई है। ठीक है, तो ये जी ग्राफ है अपना मॉइस्चर कंटेंट और डेंसिटी का ग्राफ। ठीक है, अब इसको हम दो जो है ना स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, और जो है वो मॉड्यूलर प्रोक्टर टेस्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से फाइंड किया, ये हमारे पास ब्लू लाइन है नीचे वाली। ठीक है, ब्लू लाइन में हमने ये मैक्सिमम जो है इधर हमने डेंसिटी को अचीव कर लिया, ये डेंसिटी को मैक्सिमम अचीव कर लिया, लेकिन हमारा मॉइस्चर कंटेंट बिल फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया जी 15% मॉइस्चर कंटेंट पे हमने, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपने याद नहीं करना। 15% पे हमने इधर मैक्सिमम डेंसिटी को अचीव कर लिया। ठीक है, इधर तक मैक्सिमम डेंसिटी को हमने अचीव कर लिया। ये हमने किया स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से। लेकिन जबकि हमने, अगर हमने यही टेस्ट दोबारा हमने किया मॉड्यूलर प्रोक्टर टेस्ट पे, तो ये 15 की बजाय यूं समझिए हमने 12% मॉइस्चर कंटेंट था हमारा, लेकिन हमने इसकी डेंसिटी जो है वो जो हमने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से ली थी उससे भी ज्यादा अचीव कर ली। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ है। अब प्रोक्टर टेस्ट और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट दोनों का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये एक्चुअली ग्राफ ही बना के इंटरव्यूअर को ग्राफ ही चाहिए था। तो आप इस तरह बता सकते हैं जी, एक सर्टेन लिमिट तक जो है डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद आप जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद फिर यही डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टेस्ट दैट कुड बी परफॉर्म्ड ऑन क्ले सॉइल, मतलब क्ले सॉइल के ऊपर आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का सॉइल रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कोई भी सॉइल है, ठीक है, उसका जो है आप उस पे कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको सॉइल रिलेटेड जितने भी टेस्ट आते होंगे आपने बता देना है। ठीक है, आप कह सकते हैं सर हम अटरबर्ग लिमिट्स जो है वो टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट जो है वो जो डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। इसके अलावा सर हम ग्रेन साइज एनालिसिस
उस क्ले का या सैंड या कोई भी किसी भी सॉइल का आप जो है उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो ग्रेन साइज एनालिसिस करेंगे, क्या साइज पार्टिकल्स का साइज है। ठीक है, इसके अलावा सर हम कंपैक्शन टेस्ट करेंगे, कंसोलिडेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन। इसके अलावा आपने परमेबिलिटी पढ़ी थी, तो परमेबिलिटी टेस्ट करेंगे। इसके अलावा श्रिंकेज टेस्ट करेंगे, श्रिंकेज स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। श्रिंकेज का जो है वो ताल्लुक होता है जी बेरिंग कैपेसिटी के साथ भी होता है, तो सर बेरिंग कैपेसिटी टेस्ट भी करेंगे, कैलिफोर्निया बेरिंग कैपेसिटी या बेरिंग रेशियो। ठीक है, इसके अलावा सर प्लास्टिक इंडेक्स टेस्ट करेंगे, वो जो सॉइल है, सॉइल पे स्वेल हो रही है या श्रिंक हो रही है, स्वेलिंग या श्रिंकेज टेस्ट करेंगे। इसके अलावा सॉइल का पीएच वैल्यू वगैरह चेक करने के लिए भी टेस्ट करेंगे। तो मतलब आपको जितने भी टेस्ट पता होंगे सॉइल रिलेटेड, वो आपने सारे ही जो है वो इंटरव्यूअर को बताने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कंट्रोल एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एंड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमने अचीव करना है किसी प्रोजेक्ट का, उसको हम एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए जो है हम मतलब हाउ कैन वी कंट्रोल एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो हमने एंड प्रोडक्ट हमें अचीव करना है, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी प्रोजेक्ट के सीईओ हैं, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, तो मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट हो, आपने उसको मतलब अचीव करने के लिए सबसे पहले आप एक अपना अपना जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर करेंगे। मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपका गोल है, एक तो आपने उसको डिफाइन कर लेना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपने एक प्रॉपर प्लान बनाना है, कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान करेंगे। प्रोजेक्ट प्लान करने के बाद उसके लिए एक प्रॉपर टीम जो है ना वो फ्रेम करेंगे। टीम फ्रेम करने के बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है वो अलग टीम होगी। फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टीम जो है इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। फिर आपने जो काम किया, जो आपकी टीम काम करेगी, सुपरविजन के साथ साथ बाद में उसकी क्वालिटी भी चेक होती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जी आपने रेगुलर मॉनिटरिंग या एवेल्यूएशन वगैरह आप करते रहे। मतलब हर काम की अगर आपका सिविल रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो आपने डेली बेसिस पे डेली रिपोर्ट होगी, मंथली रिपोर्ट होगी, वीकली रिपोर्ट होगी। इसके अलावा जी रिस्क मैनेजमेंट, बाज़ दफ़ा जी रिस्क मैनेजमेंट साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे। कभी बारिश आ रही है, कभी सिचुएशन किसी और तरफ जाएगी, कभी किसी तरफ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें कभी बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से कंक्रीटिंग नहीं होगी, कभी बारिशों की वजह से कंक्रीटिंग नहीं होगी, मतलब डिस्टरबेंस आती रहेगी। तो एक टाइप की नहीं, डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो है वो आपने डायलेमास फेस करने हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो इन सारे डायलेमास को आपने अच्छे तरीके से, या प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे तरीके से फेस करना होता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के एंड एंड प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए ये सारी क्वालिटीज या सारे प्रोसेस करना होते हैं। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा है जी आप रेगुलर रिव्यूज लेंगे या ऑडिट वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, रिव्यूज आप मतलब आपने डेली रिपोर्ट ली, डेली रिपोर्ट के साथ आप जो है वो डेली या वीकली एम्प्लॉयज के रिव्यूज भी ले सकते हैं कि हम इस स्पेसिफिक वर्क को हम किस तरह करें। वो रिव्यूज पे बेशक आप उसको स्टडी करें, उस पे इम्प्लीमेंटेशन बेशक ना करें जब तक आपको जो है वो अ, कोई बेनिफिट्स वगैरह नज़र ना आ रहे हो। तो इसके अलावा क्या है जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कोई भी हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी कोई हमारे पास स्कीम है, तो हम उसको जो है उसके लिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसके लिए, फॉर एग्जांपल सी पैक है, तो सी पैक यकदम हमने लोगों को, एम्प्लॉय को इकट्ठा करके ले नहीं जाना होता। उसके लिए प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, इस नेचर का काम है, इस जगह का काम है। अगर आप सेंट्रल पंजाब में हैं तो आपको दयामीर बादशाह डैम यकदम उठा के लेके जाया जाए, उधर उधर काम करवाया जाए, तो उधर की सारी नेचर ही चेंज होगी, उधर के लोग ही और होंगे, लोगों के साथ डील करना, काम नेचर हार्ड एरिया होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट जो है वो बड़े ज़रूरी होगा, वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। और इसके अलावा एंड पे जो हमने काम किया है, मतलब 6 माह साल हमारा गुजर गया, तो उसके बाद फाइनल इवेल्युएशन की जाती है। मतलब हर बंदा जो है वो अपने जो उसके ऑफिसर्स होंगे उनकी इवैल्यूएशन करेगा, और ऑफिसर्स अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की इवैल्यूएशन करेगा। ठीक है, फीडबैक वगैरह देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कितना एफिशिएंट है और किस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली जो है वो आपसे ब्यूरोक्रेट ही पूछेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉनिकल सेक्शन। अगर हमारे पास कोई कॉनिकल सेक्शन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कौन बनी हुई है,
ठीक है। इस कोन का हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया से क्या मुराद होगा? एरिया से मुराद है कि हमने, ये हमारे पास कोन है, इस कोन के ऊपर बिलफर्ज हमने पेंट करना है, ठीक है। तो इस पेंट कितने एसएफटी या कितने स्क्वायर मीटर या कितने स्क्वायर इंच, कितना एरिया होगा जिसके ऊपर हम पेंट करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल साइड सिर्फ, ठीक है, एरिया को समझाने की बात कर रहा हूँ। अब कौन है तो कौन, फॉर एग्जांपल मल्टी ऐसे कौन बनाता हूँ तो ये ऊपर वाली साइड भी सारी कवर्ड है, ठीक है, ये भी कवर्ड है, यानी कि ये वाली कवर्ड है। तो वो सर्कल में है, तो सर्कल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सर्कल का तो एरिया हमने पाई आर स्क्वायर, जस्ट पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हमारा सर्कल तो हो गया क्लियर। अब सर्कल के बाद हमने चेक करना है कि वो जो हमारी कोन की ये वाली साइड या ये वाली साइड है, जो पूरी जो है वो ऊपर से क्लोज्ड है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, जबकि नीचे से सर्कल के दोनों साइड पे है, ठीक है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें देखें, हमें जो है इसका एरिया इसका तो एरिया पता है ना, नीचे जो हमने ये सर्कल था इसका था पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम सेम ऊपर वाला एरिया इसका लें तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने इधर से लेके हमने ये वाला, हमने बिल्कुल सिलेंडर नहीं है, वो कौन है, ठीक है, तो ये वाला एरिया तो हमने माइनस करना ही करना है, ये और चीज है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये तो इसका नीचे वाले का एरिया आ गया। अब हमने ये सारे का सारा इसका सरकमफ्रेंस या पैरामीटर हमने लेना है। अगर हम इसका पैरामीटर लें तो पैरामीटर होता है 2 पाई आर, यानी कि इधर से चला और ये कितनी, मतलब इसकी अगर सर्कल में उसकी मैंने पैमाइश की तो सर्कल पूरी पैमाइश हमारी होगी 2 पाई आर। 2 पाई आर की तो मेरे पास पैमाइश आ गई, ठीक है। अब उस पैमाइश को मैंने मल्टीप्लाई करना होता है इसकी ऐसे हाइट के साथ। ये हाइट अब वर्टिकली हाइट नहीं होगी, ये ऐसे मतलब जो इंक्लाइंड होगी, ठीक है। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय इंक्लाइंड जो इसकी सरफेस है वो, यानी कि 2 पाई आर, एक तो पाई आर स्क्वायर तो नीचे वाला हो गया, प्लस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा उसका सारा एरिया आ जाएगा। चूंकि ये कोनिकल है तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 से कट जाएगा, तो सिंपल फार्मूला हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, ठीक है। सिंपल पाई आर करेंगे तो हमारे पास ये पूरा उसका जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है जी, इसी अगर कौन है, यही कौन है, इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम से मुराद कि इसके अंदर जो है वो कितना जो है वो कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर डाली जा सकती है। इसका वॉल्यूम क्या है? इसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो कितना पानी डलेगा? इसके अंदर अगर हम कोई कोन है, आप लिटरली कोन ही ले लें तो कोन के अंदर आइसक्रीम कितनी जाएगी, उसका हमने वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो कौन कौन क्या होगा जी, ये हमने जो है ना, अगर सर्कल है, ये भी सर्कल है, तो ये तो होगा हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, नीचे 2 पाई आर ये होगा, इसका पूरा हमने सर्कल पे माइश करनी, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच। 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे तो सिंपल हमारे पास एरिया आ जाएगा किसका, ये एरिया आ जाता है हमारे पास सिलेंडर का, ठीक है। लेकिन जबकि अगर हम 2 पाई आर एच अगर ऐसे जो है स्लाइड यानी कि स्लांट हाइट करेंगे तो ये हमारे पास कोन का आ जाता है, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कोन का क्या आ गया, सरफेस एरिया। अब बात हम कर रहे हैं कोन के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अब इधर ये जो है ना, इसके अंदर अंदर जो है वो कितना मटेरियल या कितना पानी जो है ना, वो हम कितना वॉल्यूम इसमें ले सकते हैं। तो वॉल्यूम नीचे वाले सर्कल का हम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं जी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मैच कर दूंगा ना तो ये मेरे पास सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो पूरे का पूरा मेरे पास सिलेंडर का आ गया। तो सिलेंडर के ये 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाली है सेंटर वाला हिस्सा, तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सिंपल। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोनिकल सेक्शन आ जाएगा। और इस तरह आपने जो है वो मतलब सफ़ियर का वॉल्यूम कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके अलावा जी फ्रस्टम का हम वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे, इसके अलावा जी अगर मेरे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्वी मतलब कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, आपकी कोई और ट्राइंगल है, आपको एंगल बता सकते हैं, आपको कह सकते हैं जी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट 2 लफ्जों में आपने फार्मूला बताना है। तो इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। ये 2 क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए
हैं, ये तो इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं, पास्ट इंटरव्यू है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इधर हम जितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो पास्ट इंटरव्यू का हिस्सा होते हैं। आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।